नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज यूक्रेन चलते हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में नए नए डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने यकाएक रूस के कुर्स्क प्रांत में सूमी साइड से हमला कर दिया और देखते देखते कोई 1100 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। रूस पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस उपलब्धि को वेस्ट और नेटो के सामने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और कहा यह रूस का डिफीट प्लान है, यूक्रेन का विक्ट्री प्लान है। कोई 10-11 अगस्त को रूस जागा। उसने यहाँ वहाँ से अपनी सेनाएं इकट्ठा की और यूक्रेनी सेना के अटैक को, एडवांस को कंटेन करना शुरू कर दिया। आइए स्केच पे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और आज मौजूदा पोजीशन क्या है। यह स्केच उस इलाके को जाहिर करता है जहां पर यूक्रेनी सेना ने रूस पर एक सरप्राइज अटैक किया था। यहाँ यूक्रेन का सूमी प्रांत है और ये रूस का कुर्स्क प्रांत है। सूमी के फर्म बेस से यूक्रेनी सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जो रेड डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। इसके अंदर कोई 100 गांव थे और एक सुजा नाम का बड़ा टाउन था, जहां पर रूस की नेचुरल गैस का सब स्टेशन है। अब आज मौजूदा हालात क्या हैं? मौजूदा हालात यूं हैं कि रूस ने जब काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया तो ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है, डॉटेड ग्रीन लाइंस, इसके बाहर का इलाका रूसी सेना ने यूक्रेन से कब्जा कर लिया है, वापस कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यूक्रेनी सेना का ऑफेंसिव स्टॉल हो गया है और अभी रूसी सेना यूक्रेन को धीरे धीरे खदेड़ने में लगी है। शुरू में जिसे विक्ट्री प्लान कह रहे थे, वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए एक लायबिलिटी बन गया है। अगर ये देखा जाए कि सूमी से दक्षिण में डोनेट्स्क कोई 400 किलोमीटर दूर है, जहां एक्चुअल फाइटिंग चल रही है। अपने रिसोर्सेज को, अपनी आर्मी को, और ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर सबसे अच्छे ट्रुप्स और बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट हार्डवेयर को इस्तेमाल किया। वहाँ से शिफ्ट करना और यहाँ पर लाना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहाँ तक सही था, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बारे में हमने बात की मेजर नम्रता धस्माना से। नाटो ने आधिकारिक तौर पर कर्स्क आक्रमण पर टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यूक्रेन के इस कार्रवाई से रशिया का सरप्राइज एलिमेंट एक तरह से ट्रिगर हुआ है। सो अगर हम रशिया की सैन्य प्रमुख को भी देखें तो उन्होंने कथित तौर पे यूक्रेन के संभावित आक्रमण के बारे में खुफिया चेतावनियां मिलने के बाद भी उनको नजरअंदाज किया। अब इससे यूक्रेनियन सेना को रशिया क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश करने का, एक तरह से उनकी बस्तियों पे कब्जा करने का अच्छा मौका मिला। कर्स्क आक्रमण के अगर हम कुछ पॉइंटर्स देखें तो रशिया के सैन्य तैयारियों में क्या गैप्स हैं वो हमें पता चले हैं। यूक्रेन के सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ है और संघर्ष के विस्तार का जो जोखिम बढ़े हैं वो भी हम एक देख सकते हैं। कर्स्क का आक्रमण एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में। अब रशिया भी अननर्व्ड हुआ है इससे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपनी आदत के मुताबिक जैसे ही कुर्स्क में यूक्रेनी सेनाएं घुसी तो नेटो देशों और अमेरिका से ये मांग कर डाली कि उन्हें और सहायता दी जाए और ख़ास करके अमेरिका उन्हें रूस के अंदर अमेरिकन
आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से मार करने की अनुमति दे। आज बात हो रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन शायद यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और ब्रिटेन अपने स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन को ये इजाज़त दे दें कि रूस के अंदर उससे मार कर सके। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा युद्ध के आउटकम में और रूस के रिएक्शन पर? अगर अमेरिका यूक्रेन को रशिया के अंदर ये अमेरिकन मेड सरफेस टू सरफेस आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को उपयोग करने की अनुमति देता है तो इसका युद्ध पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये एक सटीक और शक्तिशाली मिसाइल है, प्रणाली है जो कि रशिया सेना के ठिकानों और सप्लाई चेन्स को निशाना बना सकती है। सो ब्रिटेन ने ऑलरेडी सिग्नल कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को कि दे आर ईगर कि यूक्रेन यूज़ करे स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू स्ट्राइक रशियन मिलिट्री टारगेट्स जो कि यूक्रेनियन बॉर्डर से डिस्टेंस पे हैं। देन रशिया की अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें तो फॉर रशिया इट विल बी, ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो पूरा यूरोप नेटो और अमेरिका लड़ रहा है उसके अगेंस्ट। सो रशिया एक इसे गंभीर चुनौती के रूप में देखेगा और डेफिनेटली इसको रिटेलिएट भी करेगा। कुछ इंडिकेशंस ये भी हैं कि रशिया टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ईरान को, जैसे कि ईरान और प्रॉक्सी फोर्सेस मिलकर अटैक करेंगे अमेरिकन फोर्सेस पे मिडिल ईस्ट पे। सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्यूज भी किया है ईरान को, जिन्होंने कुछ मिसाइल्स शिप करी हैं रशिया को फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो दे हैव बीन काइंड ऑफ डिक्लाइंड। अब रशिया यूक्रेन पे अगर हम बात करते हैं तो अधिक हमले भी और हो सकते हैं, जोखिम भरा कदम होगा ये और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध के जो है विस्तार होने की संभावना है। बट ये भी एक पॉइंटर है कि अमेरिका के स्टॉक पाइल्स भी डिक्लाइन हो रही हैं और अमेरिका ऑफिशियल्स भी कंसर्न है कि ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे रशिया के म्यूनिशंस को सीरियस डैमेज देने के लिए या रशिया के टारगेट्स को देने के लिए, डैमेज करने के लिए। आइए अब चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के उस सबसे बड़े सेक्टर में जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ी जा रही है पिछले 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। आइए बात करते हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2022 में रूसी सेनाओं को यूक्रेनी सेना ने खार्किव से खदेड़ा था और उस वक्त रूसी सेनाएं लाइमन, आइजूम, कुपियांस्क और खार्किव में थीं और उन्हें ऑस्किल नदी के पूर्व में खदेड़ दिया। रूसी सेनाओं ने जैसे तैसे करके स्वाटोव, क्रेमिना और सेवरेटोडोनेस्क की लाइन संभाली। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि नवंबर 2022 में रूसी सेनाएं यहाँ थीं और आज सितंबर 2024 में रूसी सेनाएं महज 10 किलोमीटर ऑस्किल नदी के साथ साथ खड़ी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेस ऑफ ऑपरेशंस की स्पीड कितनी स्लो है और ऑपरेशंस की स्पीड स्लो होने पर इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ ट्रुप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, रूस यूक्रेन वॉर में कितनी कैजुअल्टीज हुई, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, ये तो शायद कभी पता ना चले, लेकिन यहाँ पर रूस यूक्रेन वॉर में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ इन्फेंट्री की हुई है। महज 2 साल में 10 किलोमीटर। तो आज हालात ये हैं कि रूसी सेना कुपियांस्क के दरवाजे पे खड़ी है। कुपियांस्क को अगर कोई बचा रहा है तो ये ऑस्किल नदी है जो कुपियांस्क के पूरब में बहती है। कुपियांस्क से कोई 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में
सिनकेविका में और ईस्ट में पेट्रोपाव्लिविका में रूसी सेनाएं हैं और रोज लड़ाई होती है। इसी तरीके से ऑस्किल नदी के साथ साथ मक्कीविका, टर्नी, टॉर्स्के, याम्पिल और न जाने क्या क्या कितने स्थान हैं जहां रेगुलर लड़ाइयां हो रही हैं। ये हॉट स्पॉट है जहां पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की को अपनी सेनाएं लगानी थी, लेकिन उनका मिस कैलकुलेशन, वो 400 किलोमीटर दूर कुर्स्क में चले गए। खैर, अभी यहाँ क्या हो रहा है? सॉटोव के इलाके में लड़ाई हो रही है, क्रेमिना के इलाके में लड़ाई हो रही है। आपको याद होगा सोलेडार, दिसंबर 2022 में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से सोलेडार जीता था और मई 2023 में बाखमुत पर कब्जा किया था और आज बाखमुत से महज 4 किलोमीटर पश्चिम में चासीव यार पड़ता है। आज तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर लड़ाई कितनी इंटेंसिव है और कितनी कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ रही हैं। आज के हालात में अगर आप देखें तो फोकस ऑफ अटेंशन है पोवरोस्क। पोवरोस्क एक टाउन है जो खाली हो गया है और खंडहर हो गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? पोवरोस्क अगर पकड़ा जाता है तो चासीव यार को आने वाली सड़क और चासीव यार की सप्लाई बंद हो जाएगी। चासीव यार अपने आप रूसी सेना के कब्जे में आ जाएगा और रूसी सेना का जो सपना है कि वो डोनेट्स्क प्रांत में क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर हैं, इनको कब्जा कर सके, उस पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पोवरोस्क के गिरने के बाद क्रामाटोर्स्क नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। रूसी सेना नवंबर 2022 में सितंबर अक्टूबर के महीने में लाइमन से स्लोवेंस्क को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑफेंसिव ने उसे ऑस्किल नदी के इस तरफ भेज दिया था। बहरहाल पोवरोस्क में अभी सिचुएशन यूँ है कि सेलिडोन के इलाके से अटैक्स हो रहे हैं और इसी तरीके से ईस्ट से अटैक हो रहे हैं। पूरा टाउन खाली हो गया है। यूक्रेनी सेनाएं कहीं कहीं फंस गई और यहाँ पर भी पोवरोस्क को बचाने के लिए रिवर सोलेनी आई है, जिसकी वजह से अभी रूसी सेना रिवर सोलेनी के दक्षिण में और पूर्व में है। प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि दिसंबर 2024 तक वो रूसी जनता को ये खबर दे सकें कि पोवरोस्क पकड़ा गया, क्योंकि उन्हें डेस्परेटली कोई अच्छी खबर देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुर्स्क हमले में जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन वो गंवा चुके हैं और जो शर्मिंदगी उन्हें उठानी पड़ी है एक यूक्रेनी सेना के लाइटनिंग अटैक से, वो उसे थोड़ी कम होगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पोवरोस्क कब पकड़ा जा सकता है। जब यूक्रेन ने कर्स्क पे हमला किया तो उस वक्त यह नज़रअंदाज कर दिया कि डोनेट्स्क पर भी एक क्रिटिकल हालात पैदा हो रहे हैं। रशिया धीरे धीरे पोक्रोस्क पर भी अपना शिकंजा कसता जा रहा है और पोक्रोस्क पे भी किसी भी समय रशिया का कब्जा हो सकता है। अब यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हब है और यूक्रेन सेना का फ्रंट लाइन की सप्लाई यहीं से होती है। पोक्रोस्क के कब्जे के बाद यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा और रशिया उत्तर में चेसव यार और पूर्व में क्रामाटोर्स्क की तरफ अपने ऑपरेशन तेज कर देगा। युद्ध में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना और उसी मुताबिक फोर्स को अप्लाई करना एक आर्ट। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर साइरस्की से ये उम्मीद की जाती थी कि बरसों का मिलिट्री कैरियर उनका रहा है, वो इस बात को समझेंगे, लेकिन लगता है
कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पॉलिटिकल डिसीजन से वो भी ना नहीं कर पाए, और जहाँ पर अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से 400 किलोमीटर उत्तर में जा कर के अपने वेल ट्रेंड बेस्ट ट्रूप्स को और बेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट को कमिट करके उन्होंने क्या समझदारी की है जिससे कि रूस यूक्रेन युद्ध के आउटकम पर असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।